नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 5 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। देखो, आज हिंदू में एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, म्यांमार में जो मिलिट्री कू हुआ है उससे संबंधित। तो वो उस आर्टिकल को हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बाकी जो दो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, हम एक डिस्कस करेंगे डाउन टू अर्थ का क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर से संबंधित, एक डेली पायोनियर का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे डिफेंस एक्सपेंडिचर से संबंधित, इंडिया के डिफेंस स्पेंडिंग से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल म्यांमार में मिलिट्री कू से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। लवपुरी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है और हम इस आर्टिकल में इन एस्पेक्ट्स पर फोकस करेंगे। देखो, आर्टिकल का जो मेन एसेंस है ना, वो ये है, म्यांमार में मिलिट्री रूल कोई नई चीज़ नहीं है। इवन आज़ादी के बाद से ही जितने समय तक डेमोक्रेटिक रूल रहा है म्यांमार में, उससे ज़्यादा समय तक तो मिलिट्री रूल रहा है। तो पास्ट में जब मिलिट्री रूल था तब इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे रिएक्ट करती थी, और आज मिलिट्री कू होने के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे रिएक्ट करेगी, कुछ लेसन्स हम सीख सकते हैं पास्ट के मिलिट्री रूल से। अब शुरुआत में बैकग्राउंड की बात की जाती है। मई 2008 की ये बात है। मई 2008 में म्यांमार में मिलिट्री रूल था और उस समय मिलिट्री ने म्यांमार के लिए एक नया संविधान ड्राफ्ट किया था और उस संविधान को रेफरेंडम करवाने की बात कही गई थी कि जनता से पूछा जाए, ये संविधान आपको पसंद है तो आप यस बोलिए, अगर नहीं है तो आप नो के रूप में अपना वोट दीजिए। लेकिन देखो, इसी बीच मई 2008 में म्यांमार में एक भयंकर साइक्लोन आया, साइक्लोन नरगिस। इस साइक्लोन की वजह से ना सिर्फ 15 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए, जिन्हें अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा, बल्कि 1,38,000 लोगों की डेथ भी हो गई। लेकिन म्यांमार की जो मिलिट्री थी वो तो बिल्कुल जिद्दी थी कि नहीं, बेशक साइक्लोन आ गया हो, हम तो रेफरेंडम करवाएंगे ही। उन्होंने बल्कि अपना रेफरेंडम प्रीपोन कर दिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिएक्ट किया, अरे भैया, आपके यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साइक्लोन आया है, इतने लोगों की डेथ हो गई है, आपका फोकस होना चाहिए रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस पे, और क्या आप ये कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंडम करवाने पर फोकस कर रहे हो। इवन इंटरनेशनल मिलिट्री इंटरवेंशन की भी बात होने लगी थी कि यूएन फोर्सेस भेजे म्यांमार में, ताकि वहाँ पे जो लोग प्रभावित हुए हैं साइक्लोन की वजह से, उनको एड दी जा सके, उनको मदद दी जा सके। क्योंकि देखो, म्यांमार के जनरल्स जो थे वो बाकी दुनिया से इतना ज़्यादा कम्युनिकेट करते नहीं थे, तो म्यांमार के जनरल से बात होना भी मुश्किल थी। लेकिन इवेंचुअली म्यांमार के जनरल से काफ़ी राउंड्स की बातचीत हुई और उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को आने दिया म्यांमार में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाने के लिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि पास्ट से हम क्या लेसन्स सीख सकते हैं। देखो, जब पहले म्यांमार में मिलिट्री रूल था ना, तब समय समय पर विभिन्न एक्सपर्ट्स ये मांग करते रहते थे कि म्यांमार के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शंस लगाए जाएं, ताकि म्यांमार में मिलिट्री रूल समाप्त हो और वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश हो। लंबे समय तक सैंक्शंस रहे भी म्यांमार के ऊपर। अल्टीमेटली 2010 में पार्शियल डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश हुई थी म्यांमार में। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या म्यांमार को सैंक्शंस से फ़र्क पड़ता है? क्या म्यांमार की मिलिट्री को सैंक्शंस से फ़र्क पड़ता है? देखो, इसके आंसर में राइटर ये कहते हैं, जब वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए थे ना 2010 से पहले, 2010 में पार्शियल डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश हुई थी, जिसमें आपको पता है 25% सीट्स मिलिट्री के सर्विंग जनरल्स के लिए रिजर्व की गई थी। तो जब वेस्टर्न कंट्रीज़ के सैंक्शंस थे ना, म्यांमार का ज़्यादातर ट्रेड होता था चाइना, थाईलैंड और सिंगापुर के साथ। क्या आज के समय में सिचुएशन चेंज हुई है? देखो, सैंक्शंस हटने के बाद थोड़ा तो म्यांमार का ट्रेड दूसरे देशों के साथ भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन ज़्यादातर ट्रेड अभी भी इन्हीं देशों के साथ होता है, चाइना, थाईलैंड और सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो म्यांमार में 2020 में भी लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है। टोटल जितनी इन्वेस्टमेंट आई है म्यांमार में 2020 में, 34% तो सिर्फ सिंगापुर से ही आई है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, यूरोपियन यूनियन की एक स्कीम है एवरीथिंग बट आर्म्स। इस स्कीम के तहत जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं वो देखो यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज में अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिना किसी ड्यूटी के, ताकि
इन देशों का माल जो है वो यूरोपियन यूनियन में ज़्यादा बिक्स के बिना किसी रुकावट के। ऑलरेडी इन देशों का जो माल है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता नहीं है, महंगा होता है। अगर ड्यूटीज़ लगा दी जाएं तो बिल्कुल ही नहीं बिकेगा। इसलिए यूरोपियन यूनियन इन देशों को फ़ायदा पहुंचाता है कि भैया आप भेज दो हमारे देशों में माल, हम ड्यूटी नहीं लगाएंगे। तो इससे देखो म्यांमार के थोड़े गरीब लोगों को फ़ायदा होता है। अदरवाइज तो ज़्यादातर जो ट्रेड है म्यांमार का वो एशियन कंट्रीज़ के साथ ही होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या सैंक्शंस लगाने के बाद म्यांमार की मिलिट्री पर असर पड़ेगा और वो डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश करेंगे? इसका आंसर देखो ना में है, अगर हम पास्ट लेसन्स की बात करें। इसके बाद दूसरे लेसन की बात करते हैं। देखो जब पहले म्यांमार में मिलिट्री रूल हुआ करता था ना, तो एक डिबेट चला करती थी कि म्यांमार में जो मिलिट्री जनरल्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। उन्होंने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो क्राइम्स किए हैं, जैसे देखो 1992 से लेके 2010 के बीच, 2011 मान लीजिए, थान सी ये डी फैक्टो हेड थे म्यांमार के। तो इनके कार्यकाल में बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हुए, रोहिंग्यास पर भी अत्याचार हुआ, इवन दूसरी जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं उन पे भी काफ़ी एट्रोसिटीज़ हुई। लेकिन एकदम से ये 2011 के बाद सीन से गायब हो गए। तो अभी भी ऐसा ही हो सकता है, जो मिलिट्री जनरल्स जिनके पास अभी पावर है म्यांमार में, अगर मिलिट्री कू का विरोध होता है तो उसे फोर्सफुली दबा दिया जाएगा, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा। लेकिन अकाउंटेबिलिटी की ये जो डिबेट है जो पास्ट में चला करती थी वो अब भी चलती रहेगी। तीसरा लेसन, अब देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये समझने की आवश्यकता है कि चाइना म्यांमार में एक बड़ा प्लेयर है। एशियन अफेयर्स को हैंडल करने के लिए चाइना के द्वारा काफ़ी सारे स्पेसिफिक एनवॉयज यानी स्पेसिफिक दूत अपॉइंट किए गए हैं, जिनमें से काफ़ी म्यांमार रिलेटेड इश्यूज पर काम कर रहे हैं 2013 के बाद से ही। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज को यह समझना चाहिए कि चाइना का इन्फ्लुएंस अब म्यांमार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। चौथा लेसन, देखो जब पहले म्यांमार में मिलिट्री रूल हुआ करता था ना, काफ़ी सारे इंटरनेशनल मैकेनिज्म इस्टाब्लिश हुए थे, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज भी थे, एशियन कंट्रीज भी थे। मैकेनिज्म मतलब ग्रुप्स, वो ग्रुप्स काम करते थे म्यांमार के ऊपर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही 2015 में जब इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे तो सूकी की सरकार आ गई थी, यानी एनएलडी सत्ता में आ गई थी। तो उसके बाद सबने सोचा कि अब तो म्यांमार में धीरे धीरे डेमोक्रेसी और ज़्यादा इस्टाब्लिश होगी, अब मिलिट्री का जो इन्फ्लुएंस है वो कम होता जाएगा। तो ये जो इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स थे यानी ग्रुप्स थे उनको डिसबैंड कर दिया गया, क्योंकि सोचा यह गया था कि अब फिर से म्यांमार में मिलिट्री रूल इस्टाब्लिश नहीं होगा। लेकिन देखो पास्ट से लेसन हम ये सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी रिवर्सिबल है, क्योंकि अब मिलिट्री रूल इस्टाब्लिश हो चुका है। तो लाइक माइंडेड कंट्रीज को अब फिर से एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए म्यांमार रिलेटेड इशू पर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। इसके बाद बात करते हैं पांचवें लेसन की। देखो ये उम्मीद करना कि म्यांमार में अब पूरे देश में प्रोटेस्ट होगा इस मिलिट्री कू के अगेंस्ट, ऐसी संभावना काफ़ी कम है। इंडिया की भांति म्यांमार में भी एथनिक डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। म्यांमार में एक एथनिक ग्रुप है जिसका नाम है बामर। ये आप मैप में देखिए, इस एथनिक ग्रुप की टोटल पॉपुलेशन है 35%, ये माइनॉरिटी में है। और इस एथनिक ग्रुप के द्वारा मेनली सपोर्ट किया जाता है एनएलडी को, यानी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को, जिसके पास पावर थी लेकिन उसको हटा के अब पावर पर कब्जा किया गया है मिलिट्री के द्वारा। तो ये जो एथनिक ग्रुप है ये पूरे देश में तो नहीं फैला हुआ है, ये सिर्फ एक निश्चित एरिया में फैला हुआ है। तो अगर म्यांमार के इस पार्ट में कुछ प्रोटेस्ट होता भी है तो भी म्यांमार की जो मिलिट्री है उसे सप्रेस कर देगी। और म्यांमार की मिलिट्री पहले भी म्यांमार के अंदर एथनिक और रिलीजियस फॉल्ट लाइन्स, मतलब वेरियस एथनिक ग्रुप्स के बीच और रिलीजियस ग्रुप्स के बीच जो डिफरेंसेस थे उनको एक्सप्लॉइट करती है पावर में बने रहने के लिए। अब भी म्यांमार की मिलिट्री ऐसा ही करेगी। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर फिर से डेमोक्रेसी कायम करना चाहती है म्यांमार में, तो ये जो डोमेस्टिक स्टेक होल्डर्स हैं जैसे एथनिक माइनॉरिटीज, इनके साथ कंसल्ट किया जाए। लास्ट में देखो कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो किसी के पास
जादू की कोई छड़ी नहीं है कि एकदम से वो घुमाई और म्यांमार में फिर से डेमोक्रेसी कायम हो गई। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमें सीखने की जो आवश्यकता है वो ये है, नो चेंज इज इरिवर्सिबल। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चेंज जो है वो अब इरिवर्सिबल है, एक बार डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई तो अब सब कुछ ठीक हो गया, नहीं। खास करके उस देश में जहां पर संविधान ही मिलिट्री लीडरशिप के द्वारा बनाया गया था। म्यांमार का संविधान किसके द्वारा बनाया गया? मिलिट्री लीडरशिप के द्वारा। और म्यांमार के जो जनरल्स हैं उन पर कोई असर होता नहीं है कि आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। उन पर ना तो डोमेस्टिक फोर्सेस का असर होता है, ना ही जियोपॉलिटिक्स का असर होता है। उनकी जो इच्छा है रूल करने की, वो उसी के अनुसार एक्ट करते हैं। तो ये हमें लेसन सीखने की आवश्यकता है, कंक्लूजन में बोला जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया की डिफेंस बजट स्पेंडिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, 2019 से पहले इंडिया की डिफेंस स्पेंडिंग कितनी है, ये सिर्फ 2 बार सुर्खियों में आती थी। एक तो जब पार्लियामेंट में यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता था, इसके अलावा एक स्वीडिश थिंक टैंक है जिसे हम प्रीलिम बूस्टर में पढ़ते भी हैं, सिप्री, जो बताता है कि कौन सा देश डिफेंस पर कितना स्पेंड कर रहा है। तब भी इंडिया की डिफेंस स्पेंडिंग की चर्चा होती थी। बट 2020 में जब गलवान वैली में वायलेंस हुआ ना, तो उसके बाद विभिन्न एक्सपर्ट्स ने एनालाइज करना स्टार्ट किया, फोकस करना स्टार्ट किया कि हमें खतरा सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, चाइना से भी है। तो इंडिया को अपनी डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज करने की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या सरकार के द्वारा इस साल के बजट में ऐसा किया गया है? देखो, कुछ पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करने लायक हैं। डिफेंस स्पेंडिंग में प्रोपोर्शनल इंक्रीज नहीं हुआ है। जैसे ही बजट आया, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने धन्यवाद तो किया प्रधानमंत्री मोदी का कि इस साल 4,78,000 करोड़ रुपए डिफेंस के लिए एलोकेट किए गए हैं। बट देखो, जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है 2020-21 का, मतलब एक्चुअल में जितना डिफेंस पर खर्च हुआ करंट फाइनेंशियल ईयर में, जो 31 मार्च को खत्म होगा, उससे 7,000 करोड़ रुपए कम ही एलोकेट किए गए हैं इस साल, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डिफेंस के लिए। तो करंट फाइनेंशियल ईयर का जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है, उससे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए डिफेंस पर 1.35% कम खर्चा होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में यह बोला जाता है, देखो, डिफेंस एक्सपेंडिचर भी 2 तरह का होता है। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसमें सैलरीज जाती हैं, पेंशन्स जाती हैं डिफेंस पर्सनल की। अब ये तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, ये होगा ही। ज़्यादा खर्चा अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर होता है तो डिफेंस फोर्सेस मजबूत नहीं होगी। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने कोई सबमरीन परचेज कर ली, एयरक्राफ्ट परचेज कर लिया, इससे डिफेंस फोर्सेस मजबूत होती हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी एक कंपोनेंट होता है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, इसमें आप R&D पर फोकस करते हो। तो राइटर का ये मानना है कि सरकार ने देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कम फोकस किया है। वैसे तो डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि पिछले साल के अपेक्षाकृत 19% ज़्यादा एलोकेट किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। लेकिन देखो, करंट फाइनेंशियल ईयर में जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ऑलमोस्ट उतना ही है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो ज़्यादा नहीं है। आंकड़ों की थोड़ी बाजीगरी है। इसके अलावा राइटर का एक कंसर्न ये भी है, देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक बड़ा कंपोनेंट ऑलमोस्ट 40% जाएगा अदर इक्विपमेंट एयरफोर्स के लिए। अब सरकार ने ये क्लैरिफाई नहीं किया अदर इक्विपमेंट एयरफोर्स, क्या हम कुछ और नए एयरक्राफ्ट परचेज करने वाले हैं या फिर पुराने जो खरीद लिए हैं उन पर ही हमको पैसे देने हैं। तो इस साल वो पैसे हम देंगे जिन भी सरकारों को या फिर जिन भी कंपनीज जिनसे हमने एयरक्राफ्ट खरीद लिए हैं, उनको पैसे हम देंगे इस कंपोनेंट की सहायता से। तो ये अभी क्लियर नहीं है कि अदर इक्विपमेंट एयरफोर्स का क्या मतलब है। अगर पहले जो हमने खरीद लिया है उसके लिए पैसा जाएगा तो फिर इसका मतलब तो हम बहुत ही कम नया एक्विजिशन इस साल कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, राइटर के अनुसार सरकार ने इवन डिफेंस पेंशन्स के लिए भी कम बजट एलोकेट किया है। पिछले साल यानी 2020-21 के बजट के अपेक्षाकृत इस साल 0.18 लाख करोड़ कम एलोकेट किया गया है डिफेंस पेंशन्स के लिए। तो ये 13% जो कम किया गया है, देखो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। या तो आप जितने रिटायर हुए हैं उनकी संख्या को रिड्यूस करोगे, या फिर हर एक रिटायरी को जितना अमाउंट दिया जाता है उस अमाउंट को कम करोगे। अब ये सही है कि सरकार लॉन्ग टर्म में पेंशन एक्सपेंडिचर को कम करना चाहती है, लेकिन इस प्रकार से कम किया जाएगा तो ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है।
नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, देखो डिफेंस मिनिस्ट्री का एक प्लान है कि अपने आप से रेवेन्यू को रेज किया जाए, लेकिन इस पर अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। कैसे डिफेंस मिनिस्ट्री अपने आप से रेवेन्यू को रेज कर सकती है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की एसेट्स को बेचकर, या फिर डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स उनकी एसेट्स को बेच के, या फिर सरप्लस डिफेंस लैंड का इस्तेमाल करके, इन सबको बेचकर या फिर इनको इस्तेमाल करके डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रेवेन्यू रेज किया जा सकता है। 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा रेकमेंड किया गया था एक नॉन लैप्सेबल फंड का इस्टेब्लिश किया जाए डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए। ये डिफेंस मिनिस्ट्री की लंबे समय से चली आ रही मांग है, बट अभी तक इस पे कोई भी क्लैरिटी नहीं आई है। क्या 2021-22 फाइनेंशियल ईयर से ये नॉन लैप्सेबल फंड फॉर मॉडर्नाइजेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा? लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है, एक बड़ा लेसन देखो इस साल के बजट से ये निकल के आता है कि पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी फेज में डिफेंस स्पेंडिंग को एकदम से इंक्रीज करना ये पॉसिबल नहीं है। सरकार की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, बट चाइना और पाकिस्तान से लड़ना है तो डिफेंस मिनिस्ट्री को और मिलिट्री को अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को प्रूडेंटली इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ साथ कुछ नए मेथड्स भी खोजने होंगे रेवेन्यू को रेज करने के, जिसका एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किया। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डिफेंस एक्सपेंडिचर पर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर से संबंधित फैक्ट्स के बारे में। देखो हमारे देश में अभी भी 58% लोग ऐसे हैं जिनका प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एग्रीकल्चर यानी कृषि है। वैसे इस आंकड़े को लेकर थोड़ी डिबेट हो सकती है, कहीं कहीं पर ये 50% भी लिखा होता है। इंडिया में 2020 में टोटल पॉपुलेशन थी 1.38 बिलियन यानी कि 138 करोड़। इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 17.7% है। जल्द ही चाइना को रिप्लेस करके इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा। एक ऐसी अचीवमेंट जो इंडिया नहीं चाहता। देश की पॉपुलेशन देखो आज़ादी के बाद से ही 3.35 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, लेकिन वर्ल्ड में टोटल जितना लैंड उपलब्ध है उसका सिर्फ 2.4% इंडिया के पास अवेलेबल है। एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इंडिया में कितना है? सिर्फ 1.08 हेक्टेयर। ये लेटेस्ट एग्रीकल्चर सेंसस का आंकड़ा है। हमारे देश में देखो आधे जो फार्मर्स हैं वो मार्जिनल हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम खेती करने के लिए जमीन है। इसके अलावा भी देखो जो बचे हुए ज़्यादातर किसान हैं वो भी स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच जमीन है। ऐसी सिचुएशन में देखो क्लाइमेट चेंज का असर काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रहा है। आपको भी पता है बाढ़ ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आने लगी है, बारिश काफ़ी इरेगुलर ढंग से आती है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा आ जाती है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं आती है। सूखा की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ गई है। तो क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है, इसलिए एग्रीकल्चर क्लाइमेट रिजिलियंट होना जरूरी है। क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर का क्या मतलब है? जैसे देखो हम डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे जापान में जो घर हैं वो भूकंप निरोधी हैं, मतलब अगर भूकंप आ भी जाए तो ज़्यादा असर होता नहीं है। उस हिसाब से जापान ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है कि भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए तो भी जापान में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि जल्द से जल्द उस डिजास्टर को एकोमोडेट कर ले, एब्जॉर्ब कर ले और जान माल का ज़्यादा नुकसान ना हो। उसी प्रकार से क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर का मतलब ये है क्लाइमेट चेंज हो तो भी एग्रीकल्चर उस क्लाइमेट चेंज को आसानी से एब्जॉर्ब कर ले और एग्रीकल्चर में जो पैदावार है उस पर ज़्यादा नेगेटिव असर ना हो। तो ये सिंपल एसेंस है क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर का। अगर आपको बिल्कुल टेक्निकल सी डेफिनेशन लिखनी है तो ये आप लिख सकते हो, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर इज एन अप्रोच दैट इंक्लूड्स sustainably using existing natural resources through crop and livestock production system to achieve long-term higher productivity and farm income under climate variabilities। अगर देखो ये डेफिनेशन भी याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो, क्योंकि एग्जाम में देखो
ज़्यादा मुश्किल डेफिनेशन अगर याद करके जाते हैं तो याद आती नहीं है प्रेशर में, तो सिंपल से सिंपल डेफिनेशन हमारी होनी चाहिए, एग्जामिनर को पसंद भी आती हैं। तो सिंपली आप ये लिख सकते हो, ये एक ऐसी अप्रोच है जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को ट्रांसफॉर्म करती है, रीओरिएंट करती है अंडर द न्यू रियलिटीज ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब क्लाइमेट चेंज अभी हो रहा है, उसको देखते हुए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को ट्रांसफॉर्म करना, रीओरिएंट करना, ये है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर या फिर क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर। इसके बाद हम स्ट्रेटजीज की बात करते हैं। कौन सी स्ट्रेटजीज और टेक्नोलॉजीज पर हमें फोकस करने की आवश्यकता है अगर हमें एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रिजिलियंट बनाना है। सबसे पहला टूल है टॉलरेंट क्रॉप्स। देखो, अब कहीं कहीं बारिश पहले की अपेक्षाकृत कम होती है, कहीं कहीं तो सूखे की फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें टॉलरेंट क्रॉप्स को डेवलप करने की आवश्यकता है जो सूखे के सिचुएशन में भी जिसे उगाया जा सके। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है ग्रीन ग्राम यानी BM 2001-1 चिकपी एंड पिजन पी BDN-708। ये सिलेक्टेड फार्मर के फील्ड्स में उगाई गई महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, रेनफॉल भी बताई हुई है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट्स में पिजन पी 180, 8811 और सोरगम CSH14 ये इंट्रोड्यूस की गई थी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉलरेंट क्रॉप्स को डेवलप करने की आवश्यकता है। टॉलरेंट क्रॉप्स की तरह उसी प्रकार से टॉलरेंट ब्रीड्स इन लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री पर भी फोकस करने की आवश्यकता है। जैसे देखो, नोमैडिक सिस्टम जिसमें पशु जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं चराने के लिए, उसमें एनिमल्स अपने ओनर्स को खुद रास्ता बताते हैं, खुद बताते हैं कि अभी हमें नए ग्रासलैंड्स की खोज में निकलना चाहिए। तो जो इंडिजिनस ब्रीड्स होती हैं, लोकल ब्रीड्स होती हैं, उनमें देखो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो स्पेसिफिक इकोसिस्टम के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। बेशक ये लोकल ब्रीड्स अगर हम मीट और मिल्क प्रोडक्शन की दृष्टिकोण से देखें तो ज़्यादा प्रोडक्टिव ना हो, लेकिन जो अनप्रेडिक्टेबल नेचर है या फिर रिसोर्सेज की खपत होते जा रही है, ऐसी सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए ये लोकल ब्रीड जो हैं वो ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फीड मैनेजमेंट। देखो, पशुओं को जो खाने के लिए दिया जाता है उस सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है। अगर ऐसा होता है तो फिर लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। जैसे कुछ फीडिंग मेथड्स का एग्जांपल दिया जाता है। फीडिंग की टाइम को आप समय समय पर चेंज करो, फ्रीक्वेंसी को चेंज करो, डाइट कंपोजिशन को समय समय पर चेंज करो, और एनिमल डाइट में एग्रो फॉरेस्ट्री स्पीसीज को भी शामिल करो। इससे होता क्या है, मतलब एक प्रकार से पशुओं को ऐसे डाइट दी जाए कि वो बुरे समय के लिए भी तैयार रहें, कि वो कल को अगर मान लीजिए ड्राई सीजन आता है, फीड ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे सीजन में भी सर्वाइव कर सकें, और वो सीजन जब अच्छी खासी फीड उपलब्ध है, हरा भरा चारों ओर इन्वायरमेंट है, तब भी सर्वाइव कर सकें। तो फीडिंग मैनेजमेंट के बारे में फार्मर्स को और ज़्यादा जानकारी देने की आवश्यकता है, और ज़्यादा फार्मर्स को ट्रेन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट। देखो, वाटर स्मार्ट टेक्नोलॉजीज जैसे माइक्रो इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, कवर क्रॉप मेथड, ग्रीन हाउस, लेजर लैंड लेवलिंग, ये एग्जांपल्स हैं। इनकी सहायता से क्लाइमेट की वेरिएशंस के इफेक्ट को कम किया जा सकता है। इसके अलावा काफ़ी सारी और टेक्नोलॉजीज़ जैसे ग्राउंड वाटर बेस्ड रिचार्ज टेक्निक, एडोप्शन ऑफ साइंटिफिक वाटर कंजर्वेशन मेथड्स, अल्टरिंग द फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन शेड्यूल्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इनकी सहायता से फार्मर्स जो हैं वो इवन ड्राई सीजन में भी, यानी वो सीजन जब कम बारिश हो, उस सीजन में भी कम से कम सेटिस्फैक्ट्री यानी संतोषजनक फसल की पैदावार इंश्योर कर सकते हैं अगर इन सब टेक्नोलॉजीज़ को अपनाया जाए। तो ये भी क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर का पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है एग्रो एडवाइजरी। एग्रो एडवाइजरी सर्विसेज में देखो, अलग अलग क्रॉप्स की संभावित क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस के बारे में बताया जाता है, पहले से ही बताया जाता है, बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि किसान पहले से ही डिसाइड कर सकें ये फसल वो उगाना चाहते हैं या फिर नहीं उगाना चाहते हैं। तमिलनाडु और कई सारे स्टेट्स में एग्रो एडवाइजरी सर्विसेज की सहायता से किसानों के लिए खतरा जो है काफ़ी ज़्यादा घट गया है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। अगर देखो, किसानों को पहले से ही मान लीजिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बता दिया जाता है
कि आप गन्ना मत उगाइए, इस साल बारिश कम रहने वाली है, पानी की जो अवेलेबिलिटी है काफ़ी कम रहने वाली है, तो किसान टाइमली डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन है, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है सोइल ऑर्गेनिक कार्बन। देखो, अलग अलग फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की सहायता से सोइल में कार्बन स्टॉक को इंक्रीज किया जा सकता है और सोइल की स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सकता है। वो अलग अलग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं, जैसे देखो सोइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, कॉन्टोर फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉप्स, रिड्यूस टिलेज, न्यूट्रिएंट रिचार्ज स्ट्रेटजीज। ये प्रैक्टिसेस जो हैं वो सोइल ऑर्गेनिक मैटर को रिफिल करती हैं और एक प्रोटेक्टिव सोइल कवर प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद देखो हम स्टेप्स की बात करते हैं जो स्टेप्स सरकार के द्वारा लिए गए हैं। सरकार ने देखो 2010 में एक मिशन लॉन्च किया था, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत लॉन्च किया गया था ताकि ये इंश्योर किया जा सके हमारे देश में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका जुडिशियस इस्तेमाल हो, जुडिशियस मैनेजमेंट हो। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत हमारे जो 8 मिशन हैं उनमें से एक है नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च की गई थी 2015 में ताकि वाटर रिसोर्सेज के इश्यूज को एड्रेस किया जा सके और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि खेती में कम पानी का इस्तेमाल हो, जितना चाहिए उतने पानी का इस्तेमाल हो, इससे संबंधित एक परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। कैसे? माइक्रो और ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट करके, ताकि पानी की भी बचत से बचत हो और ज़्यादा से ज़्यादा खेतों को इरिगेट किया जा सके। तीसरे नंबर पे परंपरागत कृषि विकास योजना। ये देखो क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजीज को अपनाने पर फोकस करती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और ये स्कीम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट है ग्रीन इंडिया मिशन। ये भी लॉन्च किया गया था 2014 में। ये भी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का पार्ट है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हो रहा है उसे प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना, इन्हेंस करना, ताकि क्लाइमेट चेंज के बढ़ते हुए नेगेटिव इम्पैक्ट को कम से कम किया जा सके। 5वें नंबर पे सोइल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें क्या होता है, एक क्लस्टर की सोइल को एनालाइज किया जाता है। मान लीजिए क्लस्टर है, इसमें काफ़ी सारे खेत हैं, तो इस क्लस्टर की सोइल को वैज्ञानिक एनालाइज करते हैं और उसी हिसाब से किसानों को राय देते हैं कि आपकी यहाँ पर सोइल की फर्टिलिटी कैसी है, कौन से फर्टिलाइजर्स को आपको इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से फर्टिलाइजर्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ नीम कोटेड एरिया की सहायता से पहले जो एक्सेस में यूरिया फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता था उसे रोका गया है ताकि सोइल की प्रोडक्टिविटी को भी बचाया जा सके। 6ठे नंबर पे 2004 में और 2014 में ये स्कीम्स लॉन्च की गई थी, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी। इन पॉलिसीज का मकसद ये है प्लांट्स को आवश्यक न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स की फॉर्म में। इसके साथ साथ सोइल कार्बन स्टॉक इंप्रूवमेंट एंड सोइल प्रोटेक्शन, किससे? इरोजन से। सोइल इरोजन ना हो ये इंश्योर करना, सोइल प्रोटेक्ट रहे ये इंश्योर करना। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, काफ़ी सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए स्कीम्स चलाई हैं। कुछ समय पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट अनाउंस किया था। इसके अलावा देखो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वो अपने नेटवर्क रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर एग्रीकल्चर कॉन्टिजेंसी प्लान्स इंप्लीमेंट कर रही है देश के 650 डिस्ट्रिक्ट्स में। मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे खेती की जाए, मुश्किल भरे हालातों में कैसे खेती की जाए, उन सब पर फोकस करता है ये प्लान्स। 8वां पॉइंट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 151 डिस्ट्रिक्ट्स में क्लाइमेट रिजिलियंट विलेजेस इस्टेब्लिश किए हैं। उसके बाद इन विलेजेस के मॉडल को स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा दूसरे गांव में भी फॉलो किया जा रहा है। वैसे ही मॉडल को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं। अब फायदा इनसे देखो ये भी होता है, कार्बन भी कम से कम एमिट होता है। मनरेगा स्कीम ये इनिशिएट की गई थी 2005 में। इस स्कीम का मेन मकसद है एम्प्लॉयमेंट को इन्हेंस करना, इसके साथ साथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। तो मनरेगा स्कीम के तहत भी काफ़ी कार्य ऐसे किए जाते हैं जिनसे एग्रीकल्चर को और ज़्यादा रिजिलियंट बनाया जाता है। लास्ट में वे फॉरवर्ड में कहा जाता है, देखो फ्लैगशिप फार्मर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स
चलाने की आवश्यकता है ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में और एलाइड सेक्टर में फार्मर्स की स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सके। फार्मर्स के बीच, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बीच, फंडिंग एजेंसीज के बीच, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट सेक्टर्स के बीच कोलैबोरेशन होनी चाहिए ताकि सभी स्टेक होल्डर्स मिल के क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकें। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर से संबंधित। हमारी आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।